नमस्कार दोस्तों, संदीप त्रिवेदी। आज शुक्रवार है तो आप सब जानते हैं, हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 22 लेकर के। दोस्तों, निश्चित रूप से आप सबका जो प्यार मिल रहा है इस रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी को, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे रिकॉर्डिंग क्लब परिवार का शुक्रगुजार हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों कि इस प्यार की बदौलत ही मुझे हर बार ये प्रेरणा मिलती है कि मैं कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बातें याद करके अपने दिमाग पर जोर डाल करके आप सब तक पहुंचाऊं, जिनका पूरी तरह से संबंध वास्तविकता से हो। कई बार टीवी में आता है ना कि इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। दोस्तों, कुछ साथियों ने मुझे ये सुझाव दिया है कि इस कहानी के साथ बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बजना चाहिए। आप लोग बताइएगा, सुझाव दीजिएगा मुझे कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए या जिस रूप में ये कहानी चल रही है वही ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि नवंबर 2011, 7 नवंबर ज्वाइनिंग डेट थी मेरी, अंतिम डेट थी ज्वाइन करने की सर्विस में। लेकिन कुछ पता ही नहीं था 2-3 नवंबर तक तो कि क्या होगा। ये मान करके चल रहे थे कि ठीक है, अब जाना है, वहीं पे ज्वाइन करना है बांसवाड़ा में। क्योंकि इतने करीब आने के बाद मन में ये था कि अब जब लास्ट डेट ही निकल जाएगी तो उसके बाद तो उस समय तक तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा कि 2 या 3 तारीख के आसपास मेरे पिताजी का फोन आया कि वो बांसवाड़ा गए थे ऑफिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मतलब डी ऑफिस में गए थे वो। और वहाँ उनको पता चला कि कोई लेटर आया था बीकानेर से और उसको फॉरवर्ड करना था उदयपुर, और फिर उदयपुर वालों को उसको अजमेर फॉरवर्ड करना था, और वो था हमारे मंडल चेंज के लिए। तो यहां से आशा की किरण जगी कि इसका मतलब अब लगता है कि सब ठीक हुआ है। तो एक तरह से खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर भी आशंका ये थी कि जब तक फाइनल नहीं पता लग जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल वो लेटर उदयपुर भी आया, उदयपुर से अजमेर भी आया, और फिर बीकानेर भी उसको फॉरवर्ड किया अजमेर ने, ये मैंने पता लगा लिया। और 5 या 6 तारीख के आसपास ऑर्डर्स भी आ गए कि संदीप त्रिवेदी का उस लिस्ट में नंबर आ गया जिसमें उदयपुर से अजमेर चेंज करना था। मतलब क्योंकि हमारा बांसवाड़ा जिला जो है वो उदयपुर डिवीजन में आता है, तो वो चेंज करना ज़रूरी था। और साथ में ये भी आया कि कुछ लोग और भी थे इस तरह के अलग अलग जगहों के, जो मतलब साइटेड पर्सन्स थे, कि ये जिन लोगों का नंबर अब जो आया है इस लिस्ट में, तो इनको 13 नवंबर तक ज्वाइन करना है। तो चलिए, एक जो टेंशन थी वो तो दूर हो गई कि 7 नवंबर लास्ट डेट निकल जाएगी तो क्या होगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि लगभग 11 अक्टूबर के आसपास या 10 अक्टूबर के आसपास हमारे ज्वाइनिंग ऑर्डर्स आ गए थे, तो कम से कम 1 महीना मैं लेट हो गया इस चक्कर में, इस रिकॉर्डिंग को बचाने के चक्कर में और अपने आप को अजमेर में बनाए रखने के चक्कर में। तो फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई, पुलिस वेरिफिकेशन या जो भी, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन तो क्या था, लेकिन वो एसपी से एक मतलब
सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो सब हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। और आखिरकार 11/11/11 यानी 11 नवंबर 2011 को मैंने पहली बार गवर्नमेंट जॉब एज अ टीचर को ज्वाइन किया। ये सब होने के बाद दोस्तों, इस बीच में रिकॉर्डिंग तो मैंने बताया आपको नए सॉफ्टवेयर में प्रारंभ हो गई थी, वो चल भी रही थी। और उसमें कुछ खास ऐसा था नहीं फिलहाल जो उस समय मुझे याद आ रहा हो। हाँ, लेकिन इतना याद आ रहा है कि हम जब रोटरी क्लब के माध्यम से जो मंथली मैगजीन भेज रहे थे, उसको लेने वालों की संख्या लगभग 150 के आसपास पहुंच गई थी, या उससे भी ज्यादा। और उस साल हम निशुल्क दे रहे थे। लोगों तक नंबर भी पहुंच गया था, फोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए थे। और राजस्थान में तो दूर दूर से इस समय तक जो है वो रिकॉर्डिंग भी मिलने लग गई थी, मतलब बुक्स वगैरह मिलने लग गई थी। तो हम बता ही चुके हैं कि भाई आपको उस समय बाकी जो रिकॉर्डिंग थी वो हम अपनी तरफ से किया करते थे, और उसके लिए हमें साथियों से जो रिकॉर्डिंग में आने वाला चार्ज है वो लगता था। इस बीच आपको बताया दोस्तों कि 10 जुलाई को एक तरह से रोका और मिनी एंगेजमेंट टाइप में हुआ। वहां करना ये पड़ा था कि चूंकि हमारे जो सर थे वो पहले ही हमारे पिताजी वगैरह से बात कर चुके थे इस बारे में, इस रिश्ते के बारे में, तो उन दिनों वो नाराज थोड़े से चल रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया था, या लगभग मतलब वो मना जैसा ही था। तो मैंने फिर हमारे पिताजी से ही फ़ोन करवाया डायरेक्ट कि भाई हम लोग आ रहे हैं, ऐसी ऐसी बात है सर, तो कल मिलना है, आपके बगैर तो हम जाएंगे नहीं। तो फिर सर और जो उनकी मैम थी वो आए 10 जुलाई को, हम उनके फैमिली में गए। लेकिन दोस्तों ये सब इतना आसान नहीं था, मैं जानता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे साथी भी जानते हैं जो इस दौर से गुजरे होंगे कभी ना कभी। हो सकता है ठीक वैसे ही ना गुजरे हों, लेकिन यहां तक का सफर एक बार को फिर भी ठीक ठाक निकल गया, और ये भी तय हो गया कि हाँ भाई इनका विवाह हमारे साथ होगा, हमारी मैडम का। उसके बाद धीरे धीरे परिवारों में बात पहुंची उनके। तो अपने परिवार में तो सब खुश थे ही, आपको पता है गांव में लोगों की सोच होती है कि मतलब ब्लाइंड व्यक्ति है तो ठीक है, शादी हो रही है वही बहुत बड़ी बात है। उनको इस बात से कोई खास लेना देना होता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है क्या है। और परिवार भी गांव में थोड़े बड़े ही होते हैं, दूर के रिश्ते भी बहुत नज़दीक होते हैं, लेकिन इन लोगों के फैमिली में ऐसा नहीं था। छोटा परिवार था इन लोगों का, और मतलब जो परिवार के लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो थे वो भी बहुत दूर दूर फैले हुए थे। अजमेर में तो हमारी मैडम थी, उनके ब्रदर थे, उनकी वाइफ थी और उनकी मदर थी। कुल मिलाकर के ये 3-4 लोग थे बस, और कोई नहीं था। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, अच्छा ब्लाइंड व्यक्ति से शादी हो रही है, फिर उसके बाद सवालों की बौछार, ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया होगा, तुम वंदना हैंडल कैसे करोगी, उनके साथ तुम अपना जीवन कैसे बिताओगी। मेरी वाइफ का यही जवाब होता था, उनकी अच्छी सोच का नतीजा था कि उनका यही जवाब होता था, देखिए भाई अगर शादी करने के बाद कोई व्यक्ति ब्लाइंड हो जाए तो मैं क्या करूंगी। और जिस विश्वास से इस रिश्ते को हमने आगे बढ़ाया है, मैं उस विश्वास को नहीं तोड़ सकती। बस इसी बात ने हमारे रिश्ते को
बचा करके रखा दोस्तों। और ऐसे सवाल चलते रहे बहुत। 10 जुलाई को भी दोस्तों उनके परिवार के एक सदस्य ने यह प्रयास किया कि किसी तरीके से ये रिश्ता ना हो। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने फ़ोन पर इनके मतलब रिलेटिव से बात की, जो बहुत करीबी रिलेटिव से, और उसने कहा यार अच्छा तुम लोग कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं कर लो, लेकिन ये पूछो ये लोग दहेज कितना लेंगे। तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उन्होंने मेरे फादर को बुला के पूछा अलग से कि भाई हमारे बहुत करीबी व्यक्ति हैं, वो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा देखिए हमें लड़की से मतलब है, हमें दहेज से मतलब नहीं है। हमें दहेज न तो लेने की कोई आवश्यकता है और हम ऑलरेडी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। और उस व्यक्ति ने क्या सोचा था कि हम दहेज की बात करेंगे, ये दहेज मांगेंगे और ये बात यही की, मतलब पहले ही कह दिया था कि जैसे ही मांगे तुरंत खत्म कर देना। तो इस तरह के प्रयास भी दोस्तों होते हैं, इसीलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए इन बातों का भी। उसके बाद दोस्तों सितंबर में लगभग 1 सितंबर के आसपास तारीख देख ली गई कि 4 दिसंबर 2011 को शादी तय की जाती है। मैं चाहता था कि ये डेट 1 साल आगे बढ़ जाए, 11 की बजाय 12 को 2012 को हो। थोड़ा सा मैं चाहता था कि सर्विस कर लूँ, कुछ कमा लूँ, क्योंकि उस समय मतलब सितंबर 2011 में मुझे ये तो पता लग गया था कि भाई मेरी नौकरी लग गई, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आई थी। इधर नवंबर आते आते दोस्तों ज्वाइनिंग भी आ गई, ज्वाइन कर भी लिया। 11 नवंबर को ज्वाइन किया और 4 दिसंबर को शादी। 1 महीने से भी कम समय में नई नौकरी, छुट्टियां मिलने की समस्या, साथ में हमारी मैडम के परिवार का दबाव। दोस्तों मेरी शादी के 20 दिन पहले तक भी इनके परिवार के लोगों ने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से वंदना को समझा करके किसी और व्यक्ति के साथ इसकी एंगेजमेंट करवा दी जाए। इनके एक कज़न ब्रदर हैं जो अमेरिका में हैं, उन्होंने अमेरिका से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़के का भी रिश्ता भेजा, बाकायदा फ़ोन कॉल करवा दिया, उससे बात करवा दी, सब कुछ करवा दिया। बहुत टेंशन क्रिएट हुआ, ये सारी बातें मुझे पता चल रही थी, लेकिन फिर भी शादी हुई और आज हम लोग ठीक से अपना जीवन जी रहे हैं। अब कुछ और नई रिकॉर्डिंग्स की बात दोस्तों, और कुछ और बातें, इंटरेस्टिंग बातें जो इस कहानी से संबंधित, लेकिन आने वाले अंक में। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। Stop button.